नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। आज हम मॉडर्न साइंस की एक ऐसे ब्रांच या एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसने हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को काफ़ी हद तक बदल कर रख दिया है। और उसमें भी हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर उसका क्या रोल है। तो टॉपिक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग से या इसकी एप्लीकेशंस के कैसे हमने एग्रीकल्चर में काफ़ी बड़े बदलाव कर दिए हैं, या फिर जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था उसमें मॉडर्न एग्रीकल्चर की इस टेक्नोलॉजी ने क्या बड़े बदलाव किए और कौन कौन से चेंजेस हमारे एग्रीकल्चर में इसकी वजह से देखने को मिले। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या समझते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो वो डेफिनेशन है वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के यानी कि सीबीडी के द्वारा इस डेफिनेशन को प्रभावित किया गया है। और बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, देखो, बायोटेक्नोलॉजी एज एन technological application that use biological system, living organism or derivatives thereof to make or modify product or process for specific यूज़। देखिए होता क्या है कि ये एक टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल सिस्टम को प्रयोग में लाते हैं। किसी भी जीव या उसके अंश को प्रयोग में लाकर किसी दूसरे जीव में हम कोई बदलाव लाते हैं या कोई एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करते हैं या एक ऐसी प्रोसेस डेवलप करते हैं जिसको किसी भी एक स्पेसिफिक प्रयोग में लाया जा सकता है। कैसे, हम उसको आज पूरे इस टॉपिक में पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है उसको पहली बार 1919 में प्रयोग में लाया गया था। एक हंगेरियन इंजीनियर थे कार्ल्स एकी, इनके द्वारा, यानी कि पहली बार इस टर्म को यूज किया गया था 1919 में। सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर में इसके प्रयोग से क्या बदलाव हमें देखने को मिले। देखो, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे एग्रीकल्चर में फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, हमारी फसल के अंदर जो बीमारियां या कीटों का प्रकोप होता है उसको कम करने के लिए, इसके अलावा हमारी फसल को इम्प्रूव करने के लिए ग्रोथ पर्सपेक्टिव, यील्ड पर्सपेक्टिव, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। और इसके साथ साथ आज जो हमारे क्लाइमेट चेंज यानी कि जो पर्यावरण के अंदर बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कभी गर्मी का बढ़ना, कभी बाढ़ का आना, कभी सूखा पड़ना, तो इनका प्रभाव कम करने के लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ कर पा रहे हैं, इस बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हैं और उन समस्याओं के समक्ष उस फसल को लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं कि उन समस्याओं के होते हुए भी वो फसल एक हमें अच्छा उत्पादन दे सके। तो इसे आप ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर में एक बड़ा चेंज जो है या बड़ा बदलाव जो है लेकर आ सकती है। लेकिन इसके साथ कुछ ये कहते हैं ना कि जब कहीं भी कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरी चीज़ें भी जुड़ी हुई होती हैं। तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये बदलाव लेकर आ रहा है, फिर हम बात करेंगे कि भाई इसकी वजह से कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव भी हमारे ऊपर हो सकते हैं, हमारे पर्यावरण के ऊपर हो सकते हैं या हमारे हेल्थ के ऊपर हो सकते हैं, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। और कौन कौन सी इनोवेशंस अभी तक हमारे एग्रीकल्चर में की गई है वर्ल्ड लेवल पर या फिर इंडियन लेवल पर। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज जो भी मार्केट के अंदर प्रिपेयर्ड जो मील्स होते हैं, यानी कि जो ज़्यादातर भोजन आपका हम लोग खाने के लिए जाते हैं, मैं फसलों के ऊपर नहीं बात कर रहा हूं, हम जो खाना खाते हैं, जो ज़्यादातर आपका प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होता है, उसमें से 80% उत्पाद जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के ही बने हुए उत्पादों को हम प्रयोग में लाकर उनको डेवलप करते हैं, उनको बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर आप जो उत्पाद आज खाते हो वो इसी बायोटेक्नोलॉजी के है। 1970 के अंदर साइंटिस्ट को एक महारत हासिल कह सकते हो या फिर उनको एक नया अजूबा मिला था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के तहत अगर हम डीएनए को किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी जीव के डीएनए को अगर मैनिपुलेट करते हैं, उसमें अगर कोई बदलाव करते हैं, उसमें अगर कोई चेंज करते हैं, तो उसके साथ आपका ये कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये बदलाव काफ़ी अच्छे भी थे, काफ़ी बुरे भी थे, लेकिन उनमें से हमारे एग्रीकल्चर में क्या बदलाव आए और वो किस प्रकार से हमें प्रभावित कर गए उनको हम लोग देखेंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड मेथड्स को यूज कर हम किस प्रकार से लाभ ले पाए, तो मैंने जैसे आपको कहा कि हम अपनी फसल की उपज को बढ़ा पाए, इसके अलावा हमारी जो बीमारियां थी या इंसेक्ट पेस्ट का अटैक था उसको कम कर पाए, और इंसेक्ट पेस्ट के अटैक को कम करने की वजह से किसान का जो केमिकल्स या जो पेस्टिसाइड्स का खर्चा था वो बचा। इसके साथ
कम कीमत में भोजन उपलब्ध हो पाया, और भोजन जो उपलब्ध हुआ उसके अंदर केमिकल्स का प्रयोग में नहीं किया गया था, तो एक हेल्दी फूड हमें मिला। इसके साथ आप ये भी कह सकते हो कि जो केमिकल्स का प्रयोग अगर कम हुआ तो उसकी वजह से जो एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव था, या मानव स्वास्थ्य के ऊपर उस केमिकल का जो बुरा प्रभाव था, या जो केमिकल आपका बह के नीचे जमीन के पानी में चला जाता था, अंडरग्राउंड पोल्यूशन आपका हो रहा था, वो कम हुआ। और ये कह सकते हो कि ओवरऑल आपके पर्यावरण को काफी हद तक राहत इसकी वजह से मिली, क्योंकि आपके केमिकल्स का प्रयोग इसमें कम हो गया था। और इस टेक्नोलॉजी को प्रयोग कर हम जो हमारी फसल है उसके अंदर मैंने जैसे आपको कहा कि क्वालिटी यानी कि उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, और आपकी फसल को पर्यावरण संबंधित जो समस्याएं हैं उनके समक्ष लड़ने के लिए भी उसको तैयार कर सकते हैं, और उन समस्याओं के रहते हुए भी फसल का एक अच्छा खासा उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट, आप ऐसे समझिए कि जो आपके फूड या जो क्रॉप आपकी डेवलप की जाती है, या जो भी भोजन इस टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया जाता है, उसको हम या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बोलते हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट, या बायोटेक फूड। इसके अलावा इसको बायोटेक्नोलॉजी एनहेंस्ड फूड के नाम से भी जाना जा सकता है, या हम इसको फ्रैंकन फूड के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि याद रखिएगा, जहां पर भी हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट को डेवलप करते हैं, या आपके जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपका भोजन जो तैयार किया जा सकता है, उसे हम इन नामों के द्वारा नवाज सकते हैं, उनको ये संज्ञाएं दी जा सकती है, यानी कि ये नाउन्स उनके लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन टर्म्स का एक ही मीनिंग है, कोई अलग मीनिंग नहीं है। अगर हम फ्रैंकन फूड बोलते हैं, या बायोटेक फूड बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट बोलते हैं, तो इनका एक ही मतलब है कि ये आपका बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया भोजन या फसल या उत्पाद है। अब देखिए होता क्या है कि जो पहला प्रोडक्ट आपका यूज किया गया था, जिसको ये कह सकते हो कि रेगुलेटरी अप्रूवल मिला था, वो 1990 में मिला था। यानी कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाते हुए, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पहला जो प्रोडक्ट आपका तैयार किया गया था वो आपका काइमोजीन था, जो कि एक एंजाइम है, और उस एंजाइम को प्रोड्यूस किया गया था जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया के द्वारा। और आज इस काइमोजीन एंजाइम को हम 60% जो चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो आप चीज़ पिज़्ज़ा आप लोग खाते हो, या चीज़ हर आपके दूसरे तीसरे उत्पाद में आप प्रयोग में लाते हो, उस चीज़ में लगभग 60% चीज़ जो आज कंज्यूम किया जाता है मार्केट के अंदर, वो इसी काइमोजीन एंजाइम के द्वारा तैयार किया जाता है। और इस एंजाइम का जो प्रोडक्शन है वो कैसे हुआ था? जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया के द्वारा हुआ था। अब वो बैक्टीरिया आपका ई कोलाई हो सकता है, या आपने नाम सुना होगा एक एस्पेरजिलस स्पीसीज, इसके द्वारा तैयार किया हो सकता है, या फिर वो आपका यीस्ट के द्वारा भी तैयार किया हो सकता है। लेकिन उसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल बैक्टीरिया के द्वारा इसको क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। इसके अलावा मैंने आपको जैसे कहा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी हमारे एग्रीकल्चर में किस प्रकार से पेस्टिसाइड्स के यूज को कम कर रही है, और ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन कम कर रही है, और आपके पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखने में सहायता कर रही है। देखिए, जो हमारा एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी हम लोग प्रोग्राम में लाते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट और एनिमल दैट इज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। यानी कि अब जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अंदर हम जो फसलों को उगाते थे, तो उनमें हमें बहुत सारे केमिकल्स को प्रयोग में लाना पड़ रहा था आपकी फसलों को इन कीटों या बीमारियों से बचाने के लिए। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पौधों को डेवलप कर और हम उनके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे उस फसल के अंदर केमिकल्स का प्रयोग आपका कम किया जाए। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसा कोई जीव होता है जिसके अंदर उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई बदलाव किया गया है, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसके अंदर जीन को आपका एंटर करवाया गया है, जिसकी सहायता से अब वो ऑर्गेनिज्म कुछ बेटर या कुछ अंडर या कोई भी एक अलग परफॉर्मेंस दे रहा है, और जो पहले उसके अंदर वो आपकी ये कह सकते हो कि एबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब उस ऑर्गेनिज्म को हमने ऐसा डेवलप कर दिया है कि वो एक अलग तरीके से परफॉर्म करेगा या अलग तरीके से उत्पादन हमें देने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले बीटी टॉक्सिन के बारे में, क्योंकि आपने जब भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में सुना होगा या फसल के बारे में सुना होगा, सबसे पहले दिमाग में ये बीटी टॉक्सिन आया होगा।
बीटी टॉक्सिन क्या है? देखो, बीटी टॉक्सिन एक ऐसा टॉक्सिन है, एक ऐसा जहर आप कह सकते हो। वैसे तो मैं जहर इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके द्वारा आपका, चाहे कॉटन की यानी कि नरमे की फसल की बात करें, या बीटी ब्रिंजल आपने नाम सुना होगा, या बीटी शुगरकेन आपने नाम सुना होगा। हमारे देश के अंदर तो केवल बीटी कॉटन हम ग्रो करवाते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रियों में इनको भी ग्रो करवाया जाता है। और ये जो बीटी टॉक्सिन है वो आपका एक कीड़े के समक्ष, जिसको आपने पिंक बोलवर्म, गुलाबी सुंडी का नाम सुना होगा, या बोलवर्म जो है, उनके समक्ष पौधे में लड़ने के लिए क्षमता उत्पन्न करता है। और अगर वो कीड़ा इस फसल को खाने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर ये एक स्टमक पॉइजन का काम करेगा, जहर का काम करेगा, और जिसकी वजह से वो कीड़ा मर जाएगा और हमारी फसल के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, और हमारी फसल बिना किसी केमिकल के प्रयोग के लाए, या केमिकल के प्रयोग को बिना प्रयोग किए, और हमारी फसल एक अच्छा उत्पादन हमें दे सकती है। तो देखिए, जो बीटी कॉटन के अंदर जो बीटी जीन आपका है, तो वो बैसिलस थ्रोंजेंसिस बैक्टीरिया है। देखो, ये जो बीटी नाम दिया गया है वो इस बैक्टीरिया के नाम पर दिया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है बैसिलस थ्रोंजेंसिस। और इसमें आपका जीन प्रेजेंट होता है, जैसे कि क्राई1 AC आपने नाम सुना होगा, या क्राई2 AB नाम आपने सुना होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके अंदर जीन है, लेकिन आप मेजरली इन दोनों के बारे में जानते होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधे के अंदर एक क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि वो जो पेस्ट यानी कि कीड़ा है वो उस फसल के ऊपर आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाता। पर इसके अलावा जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो आपका बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रोंजेंसिस, उसके द्वारा जो टॉक्सिन आपका डेवलप किया जा रहा है, वो टॉक्सिन केवल और केवल उस पर्टिकुलर बोलवर्म को ही प्रभावित करेगा। जो कीड़ा उस फसल को नुकसान पहुंचा रहा है उसको ही नुकसान करेगा, लेकिन जो मित्र कीट है उनके ऊपर इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। इसके अलावा अगर हम क्रॉप के केस में बात करते हैं, तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आपकी डेवलप कैसे की गई थी, तो उनके अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि भाई एक डीएनए को या तो आप इंसर्ट करते हो, या फिर उसके जीनोम के अंदर ऑर्गेनिज्म में कोई बदलाव लेकर आते हो, और उसके द्वारा जो फसल आपकी डेवलप की जाती है, प्लांट आपका डेवलप किया जाता है, उससे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं। तो पहली बार ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या ट्रांसजेनिक क्रॉप आपकी डेवलप की गई थी वो थी बीटी टोबैको 1987 में। लेकिन 1994 के अंदर 1994 में टोमेटो की एक वैरायटी फ्लेवर शेवर को डेवलप किया गया था, इसी ट्रांसजेनिक तकनीक के सहायता से कैलिफोर्निया कंपनी कैल्जन के द्वारा। लेकिन बाद में इस उत्पाद को मॉन्सेंटो कंपनी के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था। और आज अगर हम वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा आपका एरिया कौन सी कंट्री में है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंडर में, तो आंसर क्या होगा? यूएसए। और भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग पिछले कुछ सालों से लगातार देखा जाए तो 5th रैंक पर भारत काजिब है, और भारत केवल इंडिया में ग्लोबल लेवल पर 5th रैंक में है। और ये भी याद रखिएगा कि एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में इंडिया 1st रैंक पर है ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के एरिया में। और भारत में केवल एकमात्र क्रॉप है जो बीटी कॉटन के रूप में जानी जाती है, जिसको कमर्शियल तौर पर भारत के अंदर अप्रूव किया गया है प्रोडक्शन करने के लिए। इसके अलावा भारत में बीटी आपका जो यहाँ पर जीएम मस्टर्ड या जीएम जो आपका बीटी ब्रिंजल है, इसको अभी तक कमर्शियली अप्रूवल नहीं मिला है, यानी कि किसानों को इसको ग्रो करवाने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन याद रखना, भारत में केवल एकमात्र फसल है बीटी कॉटन, जिसको अभी तक जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के द्वारा अप्रूवल मिला है, इसको कमर्शियली कल्टीवेट किया जा सकता है। और केवल इसी के आधार पर भारत की रैंक 5वीं आती है। कैसे आती है? देखिए, सबसे पहले तो हम वर्ल्ड में अगर देखें तो कौन कौन सी फसलें हैं जिनका सबसे ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड एरिया है, तो आपको बताना चाहता हूं सोयाबीन सबसे ज्यादा आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रूप में ग्रो करवाई जाती है वर्ल्ड में। 2nd नंबर पर मेज है, 3rd नंबर पर कॉटन है, 4थे नंबर पर कैनोला, अल्फा इस प्रकार से है। और इनका एरिया जो है वो आपका दिया गया है, और पिछले सालों के मुकाबले अगर देखा जाए तो परसेंटेज चेंज कितना आया है ये भी आप देख सकते हो। अब भारत की अगर हम बात करें या वर्ल्ड की बात करें, तो पहले रैंक पर जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा एरिया यूएसए में है, 2nd नंबर पर ब्राजील है, 3रे नंबर पर अर्जेंटीना है, और 4थे नंबर पर आपका कनाडा, 5वें नंबर पर रैंक यहाँ पर इंडिया की है। और याद रखिएगा, चाइना जो है वो इंडिया के भी बाद में आपका आता है, यानी कि चाइना में भी आज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंडर में अगर देखा जाए तो एरिया उतना नहीं है, ठीक है। चलिए,
और भारत में केवल एकमात्र क्रॉप है, वो भी कौन सी है आपकी हमारी कॉटन की क्रॉप है। लेकिन चाइना के अंदर सोयाबीन भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रूप में ग्रो करवाया जाता है, कॉटन भी ग्रो करवाया जाता है, और आई थिंक सो एक मेज भी क्रॉप एज ए ग्रो करवाई जाती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रूप में, ठीक है। लेकिन बाकी कंट्री जैसे यूएसए के अंदर तो मेज भी है, सोयाबीन भी है, टोबैको भी है, ठीक है, इनको ग्रो करवाया जाता है एज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रूप में। ब्राजील के अंदर शुगर केन को भी एज ए बीटी आपका शुगर केन के रूप में ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भारत के अंदर जो अप्रूवल प्रोसेस है या रेगुलेशन प्रोसेस है वो क्या है। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अगर हम रेगुलेट की बात करते हैं तो आपका चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो यानी कि उसके प्रयोग का हो, या इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, स्टोरेज करना हो इन हैजर्डस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को या जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म्स को या सेल्स को, तो 1989 के अंदर नोटिफाई किया गया था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इन सभी को क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। और अगर कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल इन ऑर्गेनिजम्स को अगर हम यूज करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसको लेकर 6 अथॉरिटीज हैं जो कि इंप्लीमेंट करती है 1989 रूल के तहत कि इनको हमें अप्रूवल देना है या इनको आपका इंडिया में लेकर आना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है या इनको प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए कौन काम करेगा, तो याद रखना, देखो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, उसके अंडर में कमेटी है रिव्यू कमेटी ऑन द जेनेटिकली मैनिपुलेशन। दूसरी कमेटी है इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, वो भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और नेक्स्ट आपकी एक और कमेटी है जिसको हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के रूप में जानते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। और ये तीनों जो आपकी कमेटीज हैं ये रेगुलेटरी और अप्रूवल का काम करती है। लेकिन इनमें से मेन कमेटी कौन सी है, तो याद रखना जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो फाइनल अप्रूवल देती है कि किसी भी प्रोडक्ट को भारत में प्रयोग में लाना है या उसको कमर्शियली लॉन्च करना है, नहीं करना है, तो उसको लेकर मेन डिसीजन यहां पर इस कमेटी के अंडर में लिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में। इसके अलावा एक और कमेटी है जिसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी के रूप में जानते हैं, जो कि आपकी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में। और दूसरी एक कमेटी यहां पर है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, और एक और है स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो याद रखिएगा इस कमेटी के अंडर में एडवाइजरी जारी की जाती है और इन दोनों कमेटी के अंडर में मॉनिटरिंग की जाती है कि जो फसलें हमारी ग्रो करवाई जा रही हैं उनको लेकर या आपके कोई भी उत्पाद को अगर लेकर आया जा रहा है, उसको यूज किया जा रहा है, आपका प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो किस प्रकार से परफॉर्मेंस वहां देखने को मिल रही है या फिर उसका कोई नेगेटिव प्रयोग में तो नहीं लाया जा रहा है, तो उनको लेकर जो मॉनिटरिंग करती है वो ये कमेटीज करती है। अब इसके अलावा अगर भारत में कोई भी खाद्य पदार्थ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट को भारत में अगर आपका इंपोर्ट करना है या मैन्युफैक्चर करना है या उसको प्रयोग में लाना है या फिर उसको बेचना है, वो आपका जीएम फूड अगर है तो उसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत FSSAI के द्वारा अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये याद रखना, बिना इनकी अप्रूवल के उस भोजन को या उस खाने को इंडिया के अंदर ना तो मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, ना ही इंपोर्ट किया जा सकता है, ना ही यूज किया जा सकता है, ना ही उसको सेल किया जा सकता है, ठीक है। अब याद रखना कि एक प्रोडक्ट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो आपका हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकती है ना, या एनिमल के रिगार्डिंग हो सकता है, तो सारी चीजों को लेकर वो फसल भी हो सकती है। तो मेन डिसीजन तो ये आपकी 6 अथॉरिटीज लेती है, लेकिन अगर वो खाने के लिए मार्केट में आ रहा है, उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, तो उस केस में फाइनल डिसीजन कौन लेगा, FSSAI लेगा, अगर वो खाने की चीज है तो। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम बात करेंगे जेनेटिकली जो इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है उसके बारे में। ये कमेटी एक स्टैट्यूटरी कमेटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है और एनवायरमेंटल एक्ट 1986 के तहत इसको ऑपरेट किया जाता है। और ये मेनली जो फाइनल रूल्स सेट किए जाते हैं रिगार्डिंग उनके, जैसे मैंने अभी आपको कहा मैन्युफैक्चरिंग यूज या जो भी है ना, उनके रिगार्डिंग ये कमेटी क्या लेगी, फाइनल डिसीजन लेगी। और इसका कंपोजिशन अगर हम बात करें तो मेन इसके अंदर चेयरमैन और को चेयरमैन जो आपके हैं वो कौन कौन होंगे, तो चेयरमैन जो होता है वो आपका स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज के। और इसके अलावा इनके डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो है कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि वहां पर क्या होगा, को चेयरमैन होगा। लेकिन एक याद रखिएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी की एक सजेशन आई थी, उसके आधार पर हमेशा उन्होंने कहा था कि चेयरमैन जो पर्सन होना चाहिए वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, सो दैट वो इसके
के रिगार्डिंग एक बेटर डिसीजन ले सके कि भाई ये प्रोडक्ट आपका मार्केट में अगर आ रहा है, वो फसल आपकी मार्केट में आ रही है, वो हेल्थ आपकी मेडिसिन अगर मार्केट में आ रही है, तो उसका क्या नेगेटिव या पॉजिटिव रोल हो सकता है। इसके अलावा ये मेजर की फंक्शंस क्या रोल प्ले करती है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे यूज करना है प्रोडक्ट को या रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है, अप्रूवल देना है, तो मेन काम कौन करेगा, यही आपकी कमेटी करेगी। दूसरा, आपका कोई जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को लेकर या प्रोडक्ट को लेकर कोई प्रपोजल आया है कमेटी के पास, तो उसको लेकर ये फाइनल डिसीजन लेंगे कि भाई आपका करना है कि नहीं करना है, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर रिव्यू लिया जाता है इस कमेटी के द्वारा, और अगर कोई इन रूल्स को वायलेट करता है तो उनके अगेंस्ट में इनके द्वारा एक्शन भी लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आज वर्ल्ड के अंदर आपके, जैसे हम प्रोडक्ट नहीं फसलों की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन काम है, मैंने कहा कि एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव हम इसको जानने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर में जैसे कि सोयाबीन, गोल्डन राइस, टोमेटो, टोबैको, कॉटन, शुगरकेन, टोबैको, कॉटन, इन फसलों के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। और कौन कौन से करैक्टर में बदलाव हुए हैं, तो ये करैक्टर भी यहाँ पर मेंशन है, और किस किस जीन को प्रयोग में लाया गया है तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे आपका सोयाबीन के अंदर हाई ऑयलिक एसिड कंटेंट को इंक्रीज किया गया था, तो वो किसके द्वारा, FAD2 जीन के द्वारा, फैटी एसिड डेस्ट्रेज के द्वारा, जो कि हमारा बोरेज ऑफिसिनल्स आपके ऑर्गेनिज्म से इसको लिया गया था। इसके अलावा गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए को इंक्रीज किया गया था। एक्चुअली में इसमें आपका बीटा कैरोटीन को एनहेंस किया गया है, और बीटा कैरोटीन क्या है, प्रीकर्सर है किसका, आपके विटामिन ए का। तो बीटा कैरोटीन को एनहेंस कैसे किया गया, इसके अंदर आपके दो जीन यूज किए गए, एक आपका साई जीन और दूसरा आपका यहाँ पर है CRTL जीन। साई जीन को एक प्लांट से प्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है डैफोडिल, और दूसरा यहाँ पर आपका CRTL जीन जो है वो एर्विनिया यूरिडेवोरा नाम के एक बैक्टीरिया से लिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों जीन को प्रयोग में लाकर बीटा कैरोटीन इसमें इंक्रीज किया जाता है, जो कि प्रिकर्सर का काम करता है गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए को आपका डेवलप करने में, प्रोड्यूस करने में, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज विटामिन ए, तो ये आपका चाइना में इसको बहुत बड़े लेवल पर डेवलप किया जा रहा है, और अब आपका काम है एक आंसर करने का कि गोल्डन राइस को डेवलप किस साइंटिस्ट ने किया था, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, और इसके बाद टोमेटो के अंदर सुक्रोज लेवल को बढ़ाने का काम किया गया, तो मेज सुक्रोज फॉस्फेटेज सिंथेटिक जीन को यूज किया गया। टोबैको के अंदर आपका टॉलरेंस क्रिएट किया गया सैलिनिटी के अगेंस्ट में, मोनिटोल 1,4-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जीन को यूज कर जो कि ई कोलाई से लिया गया था। इसके अलावा कॉटन के अंदर लेप्टोडेंट के अगेंस्ट में जो बीटी जीन मैंने कहा कि बैसिलस थ्रोन्जेंसिस से आपका क्राइवन AC और क्राइटो AB जीन को यूज किया गया। शुगरकेन के अंदर शुगरकेन बोरर के अगेंस्ट में अगेन बीटी क्राइवन जीन को यूज किया गया। टोबैको के अंदर टोबैको मोजेक वायरस के अगेंस्ट में आपका डेवलप किया गया रेजिस्टेंस, और इसी के अलावा आपके कॉटन के अंदर हर्बिसाइड टॉलरेंस जो है वो डेवलप किया गया। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है अभी तक, लेकिन आज हमारे इंडिया के अंदर याद रखना कि केवल और केवल अभी तक एक ही क्रॉप है, वो बीटी कॉटन है, दूसरी कोई क्रॉप अभी तक ग्रो नहीं करवाई जा रही एज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रूप में। लेकिन हाँ, याद रखना भारत में कुछ क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर अभी इंडिया में रिसर्च चल रहा है, लेकिन उनको कमर्शियल तौर पर आपका अलाउ नहीं किया गया है। आगे हम बात करेंगे उनके बारे में। चलिए, अब हमारे भारत के अंदर क्या टाइमलाइन रही इसको यूज करने में, इसको प्रयोग में लाने में, या कौन कौन सी फसलें हैं जो अभी तक उनके ऊपर क्या क्या फैसले जो है वो हमारी कमेटीज के द्वारा या हमारी मिनिस्ट्रीज के द्वारा लिए गए हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि 1994 के अंदर पहली GM क्रॉप आपकी जो है वो कौन सी थी, टोबैको थी, लेकिन पहली वैरायटी आपकी टोमेटो की यूज की गई थी फ्लेवर सेवर, जिसको डेवलप किया गया था कैलिफोर्निया कंपनी कैल्जिन के द्वारा, और बाद में मॉन्सेंटो ने उसको आपका एक्वायर कर लिया था। 1995 के अंदर महाराष्ट्र बेस्ड माइको कंपनी ने आपकी बीटी कॉटन को इंपोर्ट करने के लिए मॉन्सेंटो से अप्रूवल लिया, और उसके बाद इंडिया के अंदर उसको लाया गया, और रिव्यू कमेटी जो मैंने कहा था कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा रिव्यू लिया जाता है, तो उस कमेटी को अप्रूवल के लिए भेजा गया, रिव्यू के लिए भेजा गया। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने क्या किया, सॉरी अप्रूवल नहीं है, ये अप्रेजल है, याद रखना, अप्रेजल कमेटी के द्वारा इस कमर्शियल अप्रूवल को डिनाई कर दिया गया था पहली बार। फिर बाद में क्या हुआ कि ICR के साथ में उनको कंसल्टेशन के लिए रखा गया, और सॉरी ICR के साथ कंसल्टेशन किया गया, और ICR के साथ कंसल्टेशन करने के बाद हमारे इंडिया के अंदर 2002 के अंदर आपका जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा बीटी कॉटन को कमर्शियल रिलीज करने के लिए अप्रूव कर दिया गया। और उसके बाद 2009 के अंदर क्या हुआ था, भारत के अंदर बीटी ब्रिंजल को आपका माइको और मॉन्सेंटो कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था, लेकिन इसको अभी तक कमर्शियली अप्रूवल तो मिला, लेकिन बाद में क्या होता है कि मिनिस्ट्री जो हमारे
एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज थी, उन्होंने क्या किया, 12 साल का एक मॉरिटोरियम पीरियड जो है उसके ऊपर एक इम्पोज कर दिया, बैन कर दिया 12 साल के लिए कि अब इसको हम प्रयोग में नहीं लाएंगे, ह्यूमन हेल्थ को देखते हुए या फिर ह्यूमन के ऊपर उसके नेगेटिव प्रभाव को देखते हुए। क्योंकि देखो जो बीटी कॉटन थी उसको डायरेक्टली कंज्यूम एनिमल के ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं कंज्यूम किया जा रहा था, लेकिन बीटी ब्रिंजल जो था, क्योंकि जो हमारा बैंगन होता है उसके अंदर क्या होता है कि बोरर का अटैक बहुत ज्यादा होता है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने वैरायटी तो डेवलप कर ली, लेकिन अब क्या था कि ब्रिंजल को तो हम ह्यूमन डायरेक्टली कंजप्शन करने वाले हैं, और हो सकता है कि भाई अब देखो जेनेटिकली आपका उसको मॉडिफाई करके तैयार किया गया है, तो हमारे बॉडी के जो हमारे जीनोम है उसमें जाकर वो कोई अगर आपका इस प्रकार से हेल्थ को या हमारे मानव स्वास्थ्य को अगर कोई प्रभावित करता है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में बड़ी समस्या जो है देश के अंदर क्रिएट हो सकती है। तो उससे बचने के लिए इसको अभी तक अलाउ नहीं किया गया। बाकी ऑब्लिगेशन जो है यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग जो हमारी एनवायरमेंटल कमेटीज होती हैं या फिर एनजीओज होते हैं उनके द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 2011 के अंदर क्या होता है कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल अप्रेजल कमेटी के द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंपल्सरी कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक क्या था कि इंडिया के अंदर अगर कहीं भी फील्ड ट्रायल लगाना है किसी भी नई क्रॉप को लेकर या नई वैरायटी को लेकर, तो उसमें लगाया जा सकता था, लेकिन अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने कहा कि अगर स्टेट, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर जो होता है वो भारत में स्टेट सब्जेक्ट है, और उन्होंने कहा कि अब अगर आपको अप्रूवल लेना है, फील्ड ट्रायल भी अगर लगाना है, देखो अप्रूवल मतलब ये नहीं कि फाइनल अप्रूवल करके उसको जो है देश के अंदर रिलीज कर दिया जाए, मैं कमर्शियल रिलीज की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर बात कर रहा हूं फील्ड ट्रायल भी अगर लगाना है तो स्टेट गवर्नमेंट का एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। 2014 के अंदर गुजरात के साथ साथ 10 स्टेट्स ने रिफ्यूज कर दिया गया था कि जीएम फूड क्रॉप का हम हमारे राज्य के अंदर कोई भी ट्रायल नहीं लगाने देंगे। 2017 के अंदर आपका धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 वेराइटी, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर दीपक पेंटल और टीम के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, और उन्होंने टेक्निकल क्लियरेंस जो है वो GEAC यानी कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से ले ली थी। इसके बाद 2018 के अंदर अगेन यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया, जेनेटिकली मस्टर्ड के ऊपर आपका अप्रूवल तो दिया, लेकिन उसको लेकर यहां पर कि भाई बी कीपिंग इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि अभी अप्रूवल हम नहीं देंगे, पहले इसको फर्दर स्टडी और किया जाए, इसमें प्रॉपर रिसर्च की जाए, फिर अगर हमें लगा कि हाँ बेहतर है तो इसके ऊपर हम फाइनल अप्रूवल देंगे। 2019 के अंदर अगेन जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा फील्ड ट्रायल के लिए बीटी ब्रिंजल को लेकर आपका 8 स्टेट में अप्रूवल मिला, और 2022-23 तक के लिए टाइम मिला था, और यहां पर केवल जिन स्टेट्स ने 8 स्टेट ने एनओसी दिया उन्हीं को लेकर यहां पर जो है फील्ड ट्रायल लगाए गए। 2022 के अंदर 147th मीटिंग हुई थी जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की, जिन्होंने आपका जीएम मस्टर्ड को कमर्शियली अप्रूव करने के लिए अलाउ कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसके ऊपर रोक लगा दी कि अभी जीएम मस्टर्ड को अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो अभी तक हमारे देश के अंदर जेनेटिकली जो मस्टर्ड आपकी है उसको अप्रूव नहीं किया गया है। उसको ये कह सकते हो कि जेनेटिकली मस्टर्ड आपकी पहली वैरायटी थी जो भारत के अंदर इंडिजिनियसली डेवलप की गई थी, यानी कि आप ये कह सकते हो आत्मनिर्भर भारत के तहत उसको डेवलप किया गया था। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं कि भारत के अंदर भाई क्रॉप्स की क्या कंडीशन है या किस प्रकार से डेवलप किया गया है। तो 2014 के अंदर जैसे मैंने कहा कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा फील्ड ट्रायल जो है राइस का, मस्टर्ड का, कॉटन का, चिकपी का, ब्रिंजल का अलाउ कर दिया गया था, यानी कि फील्ड ट्रायल इनके अलाउ कर दिए गए थे। अभी तक कमर्शियल, देखो याद रखना दोनों में बहुत फर्क होता है, केवल अभी तक फील्ड ट्रायल लगाए जा रहे हैं, रिसर्च की जा रही है, आपके रिव्यू लिए जा रहे हैं। ठीक है, और अभी तक केवल कॉटन ऐसी फसल है जो कि अप्रूवल की गई है या ग्रो करवाई जा रही है, लेकिन 20 से ऊपर ऐसी फसलें हैं जिनके ऊपर आपकी अलग अलग स्टेज के ऊपर ट्रायल लगाए जा रहे हैं, ट्रायल किए जा रहे हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई थी, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर, आपके फील्ड ट्रायल के ऊपर, बायोसेफ्टी असेसमेंट के ऊपर और ज्यादा उन रूल को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है ये कमेटी काम कर रही है। आने वाले टाइम में इनके सजेशंस जो है वो कहीं ना कहीं कंसिडर किए जाते हैं कि भाई हमें किसी क्रॉप को इंडिया में रिलीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए अब हमारी पहली फसल के ऊपर हम बात कर लेते हैं, जिसको हमने बीटी कॉटन कहा था। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसके अंदर सोइल बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis से बैक्टीरियम आपका जीन लिया गया है, जो कि आपके इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट में इस फसल को आपका एक प्रकार से प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। 2002 में इसको इंडिया में लाया गया था। अब बात करें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, तो बताना चाहता हूं कि 1901 के अंदर इसको जैपनीज बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एस स्टीवोरी, इन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। बीटी कॉटन को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रूप में आप
आपका डेवलप करने के बाद भारत में जो पहली बार इसको लाया गया था, तो याद रखना 2002 में लाया गया था। लेकिन 1996 के अंदर बोलगार्ड 1, जिसके अंदर केवल आपका क्राइवन एसी जीन था, इसको पहली बार आपका डेवलप किया गया, प्रोड्यूस किया गया। और इसका ट्रेडमार्क जो है वो किसने लिया था? मोनसेंटो कंपनी ने लिया था, ठीक है। जो कि यहां पर ये किसके अगेंस्ट में आपका काम कर रहा था? टोबैको बडवॉर्म और आपका पिंक बोलवॉर्म के अगेंस्ट में। उसके बाद बोलगार्ड 2 को डेवलप किया गया, 2003 के अंदर आपका इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं अभी तक, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन ये बीटी कॉटन था एक प्रकार से, जिसके अंदर क्राइवन एसी जीन जो पहले था वो भी था। इसके साथ साथ इसमें एक नया जीन और ऐड किया गया जिसका नाम था क्राई2 एबी जीन। तो दोनों की सहायता से अब ये और बेहतर आपका काम कर रहा था और जो है एक ये कह सकते हो कि इफेक्टिव था। किसके अगेंस्ट में? आपके बोलवॉर्म के अगेंस्ट में। लेकिन अब देखो बीटी कॉटन के साथ साथ एचटी बीटी कॉटन भी आज मार्केट में आ चुका है। अब एचटी बीटी कॉटन के ऊपर मैं आज बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर ना मैंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छे से एक लेंथी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई थी कुछ टाइम पहले। उस वीडियो को जाकर देखना, मैंने उसमें बहुत डिटेल में बीटी कॉटन और एचटी बीटी कॉटन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और उसको एक बार जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पर काफी अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन अब यहां पर बीटी कॉटन की लिमिटेशंस की ऊपर बात करते हैं। तो देखो आपको पता होगा कि आज प्रेजेंट टाइम में बीटी कॉटन धीरे धीरे जो है वो आपका कहीं ना कहीं सहनशीलता उसकी खत्म होती जा रही है और उसके ऊपर आज बोलवॉर्म का अटैक हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसे अल्टरनेटिव आपके इंसेक्ट आ चुके हैं, जैसे पिंक आपका व्हाइट फ्लाई आ चुकी है। व्हाइट फ्लाई का अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये आपकी अगर पिंक बोलवॉर्म या अमेरिकन बोलवॉर्म के अगेंस्ट में अगर रेजिस्ट है लेकिन फिर भी व्हाइट फ्लाई के अगेंस्ट में रेजिस्ट नहीं है, तो वहां पर उसका अटैक देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डैमेज हमारा बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से पेस्टिसाइड जो यूज हमारा कम करने की कोशिश की थी वो लगातार आज आपका बढ़ता जा रहा है। तो इसके अलावा हमारे देश के अंदर तो अभी तक बीटी आपका जो बोलगार्ड 2 है उसी को यूज कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो बोलगार्ड 3 भी यूज किया जा रहा है। और चाइना के द्वारा तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉटन को लेकर बोलगार्ड 3 नहीं बल्कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज कर आपकी कॉटन की बहुत सारी वेराइटीज को डेवलप किया जा रहा है, हाइब्रिड वेराइटीज को यूज किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो काफी हद तक हम लोग प्राइवेट कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसमें इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं की जा रही है जिसकी वजह से आज हम लोग लैग कर रहे हैं। देखो ये हमें समझना पड़ेगा, हमारे देश के अंदर आज भी हम लोग जो है रिसर्च और डेवलपमेंट के मामले में काफी पीछे हैं। और बजट को भी मैंने एक बार आपको डिस्कस किया था कि भाई भारत में जो बजट है ना रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर वो काफी कम दिया जाता है और वाकई में ये सोचने का विषय है और दिया भी जाता है तो उतना अच्छा हमारे देश के अंदर रिसर्च नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये भी हमें समझना पड़ेगा और ये सच्चाई है। देखो मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले सालों में भी कहीं ना कहीं काफी हद तक इसके लिए उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बीटी ब्रिंजल को लेकर। तो मैंने जैसे आपको कहा कि 2009 के अंदर जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने इसको आपका अप्रूवल दे दिया था, लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका एनवायरनमेंट है उनके द्वारा क्या किया गया, इसको आपका बैन कर दिया गया। और उसके बाद क्या होता है कि अच्छा इसके अंदर कौन सा जीन है, तो याद रखना क्राइवन एसी जीन है जो कि अगेन आपका बैसिलस thuringiensis उसी बैक्टीरिया से लिया गया है। और इसका मेन काम क्या है कि ये आपके शूट बोरर और फ्रूट बोरर के अगेंस्ट में उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता आपका बैंगन में प्रोवाइड करता है ताकि इसके ऊपर हमें केमिकल का प्रयोग ना करना पड़े और इस इंसेक्ट का प्रकोप कम से कम हो। गवर्नमेंट परमिटेड द बायोसेफ्टी रिसर्च फील्ड ट्रायल फॉर 2 न्यू ट्रांसजेनिक वेराइटी। अब याद रखना कि ये दोनों वेराइटी जनक और BSS 793 ये 8 यानी कि 8 स्टेट में इसको अभी परमिशन मिल चुकी है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फील्ड ट्रायल अभी इनके ऊपर जारी है, अभी तक इसको कमर्शियल अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन भारत में कुछ जगह पर इसको इलीगली तौर पर ग्रो करवाया जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन लीगली अभी तक तो है इसको अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि बीटी ब्रिंजल जो है वो महाराष्ट्र बेस्ड हाइब्रिड कंपनी माइको के द्वारा डेवलप किया गया था जो कि एक इंडियन सीड कंपनी है। इसके अंदर क्राइवन एसी एंडोटॉक्सिन आपका डेवलप किया गया है, लेकिन याद रखना कि ये आपका प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है जब इसको आपका पकाया जाता है। इट इज एक्टिव ओनली इन एल्कलाइन मीडियम एंड सिंस ह्यूमन कंज्यूम ब्रिंजल ओनली व्हेन कुक्ड इट एंड विल नॉट इंटरफेयर विद डाइजेशन एंड एडिशनली एज स्टमक इज एसिडिक द डाइजेस्टिव प्रोसेस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइवन एसी टॉक्सिन। तो यहां पर यह ब्रीफ किया गया है कि बीटी आपका जो ब्रिंजल है उसको अगर हम कंज्यूम करेंगे तो एक्चुअली में ये जो जीन है ना वो आपका केवल एल्कलाइन कंडीशन में एक्टिव होता है, आपकी एसिडिक कंडीशन में ये एक्टिव नहीं होगा। और हम जब इसको कंज्यूम करते हैं तो उससे पहले इसको पकाते हैं, तो पकाते टाइम पहली बात है कि ये आपका जो प्रोटीन होगा या टॉक्सिन होगा वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, हमारा जो स्टमक होता है वो एसिडिक होता है, तो एसिडिक कंडीशन में अगर फिर भी अगर ये रिमेनिंग है तो आपका क्राइवन एसी वहां पर काम नहीं करेगा। ये जो है हवाला दिया जाता है
किसके द्वारा, जो डेवलपर है उनके द्वारा, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, द ट्रांसजीन ट्रांसफर टू लोकल एंड हाइब्रिड वैरायटी ऑफ ब्रिंजल थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन इज लाइकली टू एडवर्सली इंपैक्ट ऑन द इंडिजिनस ऑफ द इंडियन ब्रिंजल। लेकिन यहां पर मेजर कंसर्न क्या है कि अगर मान के चलिए कि बीटी ब्रिंजल के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसके होने के कारण जो हमारी देसी वेराइटीज हैं, जो हमारी इंडिजिनस वेराइटीज हैं, जो हमारी वाइल्ड स्पीसीज हैं, उनके अंदर अगर जीन ट्रांसफर हो गया तो हमारी जो वेराइटीज हैं वो तो क्या हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, उनकी जो अपनी नेचुरल एक प्रकार से प्रॉपर्टी थी वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे आने वाले टाइम के अंदर अगर हम कोई रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो हमारी नेचुरल जो वेराइटीज होंगी, बायोडाइवर्सिटी होंगी, वो कंप्लीटली आपकी क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो उसको लेकर एक कंसर्न यहाँ पर डेफिनेटली जायज है। और बाकी इसके अंदर ये भी माना जा रहा है कि भाई देखो, बीटी यानी कि जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होता है उसका इंपैक्ट ह्यूमन बीइंग या फिर आपके जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो मधुमक्खी है, हनी बी है, जो कि पॉलिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जीएम मस्टर्ड के बारे में, DMH11, जो मैंने अभी आपको कहा था कि DMH11 वैरायटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है। ये भी अगेन आपकी एक ऐसी वैरायटी है जो कि हमारी इंडिजिनस है और इस वैरायटी को दो वैरायटी के क्रॉस पॉलिनेशन से डेवलप किया गया है। पहली वैरायटी है वरुणा और दूसरी वैरायटी है ईस्ट यूरोपियन आपकी अर्ली हीरा 2 वैरायटी। इन दोनों के क्रॉस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और इसके अंदर आपका क्रॉस जो है वो डन किया गया है किसके द्वारा, बार्नेज और बास्टर जीन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसके अंदर सोइल बैक्टीरियम बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशन से ये दोनों जीन आपके इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं इन वैरायटीज के अंदर। बार्नेज जो है वो वरुणा वैरायटी के अंदर है, जिसके अंदर आपकी टेम्परेरी स्टेरिलिटी कोज हो जाती है और टेम्परेरी स्टेरिलिटी जो है वो किसकी वजह से कोज होती है ये जीन क्या करता है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि ये जो बार्नेज जीन है ये हमारी वरुणा वैरायटी के अंदर ऐड किया गया है, इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसके इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि जो आपका पोलन होता है, पोलन एक प्रकार से मेल पार्ट कंसीडर किया जाता है हमारे फ्लावर में, प्लांट के अंदर। अब पोलन के अंदर एक टेम्पटन जो ऊपर की लेयर होती है उसको ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है एक प्रकार से, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये टेम्पटन लेयर होती है वो हमारे पोलन को फूड प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो एक प्रकार से स्पर्म जो है ये कह सकते हो जिंदा रहता है। अब क्या होगा कि ये उसको टेम्परेली स्ट्राइल कर देता है, मतलब आपका जो यहाँ पर मेल पार्ट है वो इसका काम नहीं करेगा, केवल इसमें फीमेल पार्ट वर्क करेगा। तो इसका मतलब है कि ये सेल्फ पोलिनेशन जो प्रोसेस थी यानी कि वो वर्क नहीं करेगी। दूसरी तरफ बार्स्टर जो आपकी टेक्नोलॉजी है जो कि वो हमारी हीरा वैरायटी के अंदर ऐड की गई है, तो ये क्या करता है, ये आपका ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ बार्नेज। अब जैसे क्या होगा, इस दोनों वैरायटी को हम क्रॉस करेंगे तो ये क्या करेगा, इन दोनों को क्रॉस करने से जो हमारा F1 बनेगा, वो F1 जो है वो क्या होगा, अगेन आपका एक प्रोड्यूस्ड जो डेवलप सीड है वो ऐसा सीड डेवलप करेगा जिसके अंदर हमारा रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा या फिर वो हमारी एज ए वैरायटी के तौर पर हम रिलीज कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा बार्नेज का इफेक्ट है उसको ये क्या कर देगा, जीरो कर देगा, इंपैक्ट को नेग्लिजिबल कर देगा। आप इसको यहां से समझ सकते हो। जैसे क्या है, मैंने अभी कहा कि ये आपका बार्नेज जीन को यूज कर हमने क्या किया, इसको मेल स्ट्राइल डेवलप किया और यहां पर ये हमारा जो है इसके अंदर बास्टर जीन को हमने ऐड कर दिया। दोनों को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो यहां पर क्या था, ये जीन आपका ट्रांसफर हो रहा था बार्नेज और यहां से ट्रांसफर हो रहा था बास्टर। तो क्या करेगा, एक्चुअली में तो ये क्या होना चाहिए था, मेल स्ट्राइल होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर बार्नेज जीन काम कर रहा है। लेकिन अब क्या करेगा, ये बास्टर जो जीन है वो इसके इंपैक्ट को जीरो कर देगा और जो हमारा F1 हाइब्रिड डेवलप होगा, ये F1 हाइब्रिड क्या है, अगेन एक आपका फर्टाइल डेवलप होगा और ये हमारा एज ए वैरायटी के तौर पर यूज किया जा सकता है किसानों के खेत में और इसके द्वारा आपका एक अच्छा खासा उत्पादन लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसके अंदर आपका ऑयल कंटेंट ज्यादा होगा, माना जा रहा है कि इसके अंदर आपका हर्बिसाइड रेजिस्टेंट आपका जीन भी एक ऐड किया गया है जिसका नाम है बार जीन। याद रखना, एक और जीन इसके अंदर ऐड किया गया है जिसका नाम है बार जीन, और ये बार जीन जो है वो इस मस्टर्ड की फसल को आपके हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाता है, यानी कि इसके अंदर हम हर्बिसाइड यूज भी करेंगे तो उसका इंपैक्ट आपका नेग्लिजिबल होगा। तो यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि बार जीन, तो बार जीन आपके हर्बिसाइड कौन से के अगेंस्ट में, फोस्फिनो 3C जो आपका हर्बिसाइड है इसके अगेंस्ट में क्या करेगा, ये उसको रेजिस्टेंस बनाता है, यानी कि हर्बिसाइड हम यूज कर सकते हैं जिससे आपके किसान के खेत में जो वीड का अटैक है वो कम करने में ये क्या करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। और ये जो बारजीन है वो किससे लिया गया है, सोइल बैक्टीरियम आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि बार्नेज जीन क्या करता है,
ये आपके प्लांट को मेल स्ट्राइल बनाता है। कैसे बनाता है? तो जो आपका टेम्पटम सेल लेयर होती है उसको ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो आपकी टेम्पटम सेल लेयर होती है वो क्या करती है, एंथर को आपका फूड प्रोवाइड करवाती है, और वो अवेलेबल नहीं करवा पाएगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं करवा पाएगा, जो कि पोलन ग्रेन डेवलप करने में हेल्प करती है। तो पोलन ग्रेन डेवलप नहीं होंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से यहां पर क्या है कि एक आपका मेल स्ट्राइल पेरेंट डेवलप किया जाता है, और इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों आपके क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, और जब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, ये बार्टर जीन बार्नेज के इंपैक्ट को जीरो कर देगा, और जो हमारा F1 आएगा वो F1 क्या होगा, एक प्रकार से आपका फर्टाइल होगा, और उसको हम एज ए वैरायटी के तौर पर मार्केट में कमर्शियल तौर पर फील्ड में यूज कर सकते हैं, और वहां से एक अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन मेन कंसर्न जब आपका रिसर्च किया गया, ICAR के द्वारा रिसर्च हुआ, तो पता चला कि भाई जो ऑयल सीड जो ये क्रॉप आपकी मस्टर्ड डेवलप की गई थी DMH11, इसके अंदर ऑयल कंटेंट आपकी जो ट्रेडिशनल वेराइटीज थी उतना ही था, उसकी उपज भी उतनी थी, तो इसलिए इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई थी कि भाई अगर प्रोडक्शन ही उतना है, आपका उपज भी उतना ही है, तो डेफिनेटली इसको रिलीज करने का क्या फायदा है। केवल ये हर्बिसाइड टॉलरेंट आप मान सकते हो कि भाई इसके अंदर अगर हम केमिकल को यूज करते हैं, आपके इस पर्टिकुलर केमिकल को, तो उसकी वजह से इस फसल के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। तो फिर वहां पर यह भी कंसर्न जताया गया एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा कि आने वाले टाइम के अंदर अगर ये जीन आपका ट्रांसफर हो गया आपके वीड के अंदर, तो क्या होगा, वो वीड और ज्यादा आपका खतरनाक हो जाएगा, उसके अंदर केमिकल का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, और फिर जो है आने वाले टाइम के अंदर ये हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा बन सकता है। तो मतलब इस प्रकार के जो तर्क हैं वो बार बार एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा, यानी कि जो पर्यावरणविद होते हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं, तो काफी कंसर्न देखकर और फिर जो है इसको रिलीज नहीं किया गया। इसके बाद में बारी आती है गोल्डन राइस। ये हमारे भारत में नहीं है, केवल चाइना में है, और इसको डेवलप किया गया है डैफोडिल प्लांट से जीन को लेकर, जिसका नाम आपको मैंने अभी बताया था साई जीन है, और इसके अलावा एक इरविनिया आपका यूरिडोवोरा बैक्टीरिया है जिससे आपका CRTL जीन लिया गया है, और इन दोनों जीन के माध्यम से क्या किया गया है, इसको बीटा कैरोटीन आपका एनहेंस किया जाता है। बीटा कैरोटीन जो प्रिकर्सर का काम करता है विटामिन ए के लिए, और एक प्रकार से ये विटामिन ए के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है, और कंजप्शन के टाइम पर आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा कि विटामिन ए की जो बच्चों में डेफिशिएंसी देखने को मिलती है वो नहीं होगी, ह्यूमन हेल्थ इंप्रूव होगी, और आपकी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जहां पर कुपोषण की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वहां पर इसको अच्छे से प्रयोग में लाया जा सकता है। कंसर्न और रिस्क ये है कि एक तो ट्रेडिशनल वैरायटी जो आपकी हैं उनको ये खराब कर सकता है, दूसरा यहाँ पर ये है कि पोटेंशियल जो एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंसर्न है उसकी वजह से जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, और आपका अप्रूवल और फील्ड ट्रायल के लिए अभी तक 2014 से भारत के अंदर इसके फील्ड ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अभी तक भी आपका ये कह सकते हो कि जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनके द्वारा कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि भारत के अंदर कोई भी फूड क्रॉप एज ए GM क्रॉप रिलीज ना की जाए। ठीक है, ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना कि जैसे मैंने अभी कहा कि कैंपेन इन इंडिया एडवोकेट इट्स एडॉप्शन टू कॉम्बैट द मॉल न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे भी कैंपेन हैं जो कि रन किए जाते हैं कि भाई मॉल न्यूट्रिशन की जो समस्या है भारत में अंदर, जो कुपोषण की समस्या है उससे निपटने के लिए इसको लागू होना चाहिए, इसको जारी किया जाना चाहिए। अब बारी आती है कि भाई बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर बायोसेफ्टी का मतलब है बायो रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज में इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रोबियल एनिमल एंड प्लांट सेल। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका बायो रिलेटेड रिसर्च जब की जाती है तो उसमें किसी भी माइक्रोबियल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को यूज कर एनिमल या प्लांट, तो उनके अंदर कुछ मैनिपुलेशन किए जाते हैं, उनके जीन में कुछ मैनिपुलेशन किए जाते हैं, तो उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क जुड़े होते हैं ना, क्योंकि देखो जोखिम तो जुड़े ही होंगे भाई कोई ना कोई। अगर हम देखो सिंपल सी बात है, आप एक बात सोच के देखो कि हमारा अगर आज बाय चांस कोई हाथ पे चोट लग जाए, तो अगर ये हाथ पे चोट अगर लगेगी, उस पे हमने स्टिच कर दिए, तो स्टिच करने के बाद क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ये लाइफ टाइम स्टिच हमारे हाथ के ऊपर देखने को मिलेंगे। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हम लोग क्या करवाते हैं, आपके बाल उड़ जाते हैं, तो बाल उड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट जब करवाए जाते हैं या जो आपकी स्किन की सर्जरी की जाती है, तो उनमें क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ बदलाव किए जाते हैं। अब उन बदलावों का कई बार तो प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर उतना नहीं देखने को मिलता, लेकिन लंबे समय के बाद माना जाता है कि इनके नकारात्मक प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर किसी न किसी प्रकार से होते हैं।
ठीक है। तो उसी प्रकार से ये भी माना जा रहा है कि भाई जब नॉर्मल हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उनका हमारी बॉडी के ऊपर प्रभाव हो सकता है, तो ये तो उसके जीन में बदलाव किया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये हमारे आने वाले समय के अंदर ह्यूमन बीइंग के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, किसी दूसरी प्लांट स्पीसीज के लिए, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए ये एक रिस्क हो सकता है, खतरा हो सकता है, और किसी भी प्रकार की स्पीसीज को नुकसान इससे पहुंच सकता है। इसके लिए हमें कंसर्न रहना पड़ेगा। तो adherence to standard microbiological technique and using the facility suitable to the risk level of pathogen help to protect both personal involved and environment from the laboratory acquired infections। मतलब अब देखो, एक आपको पता होना चाहिए, आज बायोवार के रूप में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बहुत सारे जो है ऑर्गेनिजम्स को यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आज अगर किसी भी देश को अगर खत्म करना है, तो जैसे हमने एग्रो टेररिज्म के ऊपर भी एक बार वीडियो बनाई थी, उसको भी जाकर आप लोग जरूर देखना कि एग्रो टेररिज्म में क्या किया जाता है कि वहां पर एग्रीकल्चर को किसी देश की हम लोग जो है अटैक कर सकते हैं। या फिर जैसे आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि एक यूएसए के अंदर आपका जो है रिसेंटली एक पकड़ा गया था जो कि चाइनीज साइंटिस्ट थे, और वो जो है एक वायरस को लेकर जा रहे थे जिसकी वजह से वहाँ पर फसल जो है उनको खराब किया जा सकता था, खत्म किया जा सकता था। तो उसी प्रकार से किसी भी देश के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या फिर उसमें कोई बदलाव कर कर आपके किसी भी देश के पॉपुलेशन को, वहाँ के प्लांट को, वेजिटेशन को, आपकी बायोडाइवर्सिटी को खत्म किया जा सकता है, वहाँ की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि डायरेक्टली इंपैक्ट किसके ऊपर होगा? अगर आप किसी भी खाद्य सुरक्षा के ऊपर अगर अटैक करते हो तो एक प्रकार से उस देश की इकोनॉमी के ऊपर अटैक कर रहे हो। और खासकर भारत जैसे देश के अंदर जहां पर पूरा का पूरा लगभग 47% जनता तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और बाकी फूड की तो बात अलग से है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं जीएमओ के। तो पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में वैसे तो हमने बात कर ली है, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला आपका है जेनेटिकली पॉल्यूशन। तो मैंने आपको कहा ना कि भाई कोई भी आपकी वैरायटी अगर डेवलप की जा रही है तो उसके करैक्टर किसी भी जो हमारी ट्रेडिशनल वैरायटीज है उनमें ट्रांसफर हो सकते हैं। दूसरा, उस प्रैक्टिकल आपका जीन का ट्रांसफर किसी वीड में हो सकता है जिसकी वजह से वो वीड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, उसके ऊपर हर्बिसाइड्स का इंपैक्ट आपका जीरो हो सकता है। तो वो आपका एक प्रकार से ये कह सकते हो कि जेनेटिकली एक प्रकार से जो हमारा पोल्यूटेंट का काम कर सकता है, जेनेटिकली एक प्रकार से वो हमारा मिक्सिंग का काम हो सकता है, और वहां पर वो आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा ये कह सकते हो कि वो वीड जो है वो सुपर वीड बन सकता है, यानी कि जेनेटिकली कॉन्टेमिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि एक जीन का दूसरी स्पीसीज के अंदर अगर ट्रांसफर हुआ तो वहां पर जेनेटिकली कॉन्टेमिनेशन हो सकता है, और वो हमारी पूरी की पूरी जैव विविधता और फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। दूसरी बात आती है आउट क्रॉसिंग। जैसे आउट क्रॉसिंग मैंने यह भी आपको बताया कि सेम आपका कन्वेंशनल क्रॉप जो है वाइल्ड स्पीसीज या फिर जो हमारी ट्रेडिशनल स्पीसीज है उनके साथ आपका क्रॉस कर सकता है। स्लीपर जीन एक्टिवेट हो सकते हैं। इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंसर्टेड जीन हमने कोई एक्टिवेट किया तो वो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर कोई डोरमेंट जीन है। जैसे आपने देखा होगा पहले हमारे माना जाता है कि हम लोग बंदर से ही इवॉल्व हुए हैं, तो हमारे अंदर पूंछ हुआ करती थी। आज वो पूंछ नहीं है, लेकिन मान के चलो कि वो आपका स्लीपर जीन था, डोरमेंट जीन था, वो एक्टिवेट हो गया। अब आपका आने वाली जो जनरेशन आए सोच के देखो सारी पूंछ के साथ आ रही है, समझ में आ रहा है? तो मतलब कोई भी स्लीपर जीन जो पहले आपका डोरमेंट था लेकिन वो अभी एक्टिव दोबारा हो जाए और वो खतरनाक भी बन सकता है, तो वो भी एक समस्या बन सकती है। मतलब नेक्स्ट आपका है यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो मैंने अभी आपको कहा कि भाई कोई भी क्रॉप वेराइटीज या फिर स्पीसीज या आपका वीड या कोई आपका प्लांट वो एकदम से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली एकदम से ग्रो करना स्टार्ट कर दे और बाकी स्पीसीज को इन्वेड कर जाए, तो भी एक नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा हमारे जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं या सोयल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि केवल आपकी प्लांट को इम्पैक्ट होगा, ह्यूमन हेल्थ को इंपैक्ट होगा। जो आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, जो उन फसल को खाते हैं, या फिर हमारी जो सोइल के अंदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ऊपर भी तो नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। जब हमारी सोइल के अंदर क्रॉप को मिक्स किया जाएगा तो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। तो किसी के अंदर भी जेनेटिकली बदलाव देखने को अगर मिला जो कि नहीं होना चाहिए था, तो फिर हमारे लिए वो एक खतरा बन सकता है आने वाले समय के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ह्यूमन हेल्थ को कंसर्न किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, या फिर आपका फूड चेन के अंदर हार्मफुल जीएम प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी को जो है आपका नुकसान पहुंचा सकता है, या फूड सप्लाई में अगर एंटर करने के बाद वो हमारी बॉडी में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इंपैक्ट अगर कोज करता है, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपके जो है जीन्स के द्वारा डेवलप हो सकते हैं। तो मतलब कई चीजें हैं जो हमारे ह्यूमन हेल्थ को आपका नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट, जैसे मैंने कहा, अब मान के चलिए एक तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो हम लोग ये हाइब्रिड सीड यूज करते हैं, मतलब जैसे बीटी कॉटन आपका यूज किया जा रहा है, तो आपको एक बात के बारे में पता होगा कि ये बीटी कॉटन जो हमारा सीड है इसको एक ही बार हम प्रयोग में ला सकते हैं।
तो किसान को बार बार मार्केट से परचेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से किसान की लागत बढ़ती जा रही है। और जो पुराने हमारे बीज हुआ करते थे उनको किसान कभी भी प्रयोग में ला सकते थे, उनको बार बार प्रयोग में लाते थे और बार बार उगाते भी थे। लेकिन बीटी कॉटन के बीज को, या बीटी जो आपकी बीज हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, उनके बीज को दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, उनको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका एक प्रकार से ये कह सकते हो कि जो कमर्शियलाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है और मोनोपोली यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनियों की बढ़ती जा रही है। ज्यादातर इसके अंदर इन्वॉल्व जो आपके लोग हैं वो क्या है, कौन है, कॉर्पोरेट्स है। तो कॉर्पोरेट को ज्यादा फायदा हो रहा है, किसान को यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है, तो भी एक समस्या है। दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे आपका लॉस ऑफ फार्मर सीड डिपेंडेंस, मैंने आपको कहा, और फार्मर हैव टू बाय द सीड एंड फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, क्योंकि अब देखो बार बार सीड परचेज करना पड़ेगा तो छोटे किसानों के लिए काफी समस्याएं हो सकती है। तो ये आपके इंपैक्ट यहां पर कह सकते हो। अब यहां पर बार बार इसमें रिसर्च भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका बीटी कॉटन आपका है जिसके अंदर पिंक बोलवॉर्म अभी दोबारा से अटैक करना स्टार्ट कर चुका है, तो समय समय पर इसमें बदलाव करने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी, तो जो हमारे लिए एक खतरा भी हो सकता है और आपका इकोनॉमिक लॉस वहां पर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब पोटेंशियल बेनिफिट क्या है, तो मैंने जैसे आपको कहा था वही बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर आपकी फसलों को हम लोग उत्पादित करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, जैसे आपका विटामिन ए बढ़ाया गया था गोल्डन राइस के अंदर, या फिर हमारी फसलों के अंदर हम ए बायोटिक आपकी स्ट्रेस के अगेंस्ट में लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे मक्का के अंदर ड्रॉट टॉलरेंट आपकी जो है मोनसेंटो कंपनी के द्वारा वैरायटी डेवलप की गई है। इसके अलावा आपके फार्म एनिमल्स हम लोग ऐसे डेवलप कर सकते हैं जिनके अंदर दूध की उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो, आपके अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर वो बेहतर परफॉर्म कर सकें, इसके अलावा उनकी जो उत्पादन या प्रजनन क्षमता है वो बढ़ सके। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार के एक्शंस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट के अंदर आपका जो हम पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे थे वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंसी है वो आपकी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं फायदा भी है। और हम छोटी सी जमीन से, क्योंकि अगर कोई ऐसी वैरायटी डेवलप की गई जो हाई यील्डिंग है तो हम कम जमीन से भी ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। केमिकल के ऊपर जो मैंने अभी आपको कहा, या फिर आपकी जो फर्टिलिटी हमारी खत्म होती जा रही है लैंड की, वो हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। और बायो रेमिडिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो रेमिडिएशन का मतलब होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर कर हमारे एनवायरमेंट को, हमारी सोइल को, हमारे ग्राउंड वाटर को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। उसके अंदर जो कॉन्टेमिनेशन हुआ है उसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा बायो रेमिडिएशन के अंदर क्या होता है, जैसे कोई एग्जांपल आपका ऑयल है या कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सॉल्वेंट है, पेस्टिसाइड्स हैं, तो उनको खत्म किया जा सकता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर कर या इस बायो रेमिडिएशन प्रैक्टिस को फॉलो करके। तो ये बायो रेमिडिएशन प्रैक्टिस आपको अलग से याद रखना है। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट आपका है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था ना कि भाई आपकी ये जो बीटी या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को जब डेवलप किया जाता है तो इनके बीज को एक ही बार हम प्रयोग में ला सकते हैं, दूसरी बार हम इनको प्रयोग में नहीं ला सकते। तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी यूज की गई है आपकी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और उसको नाम दिया गया है टर्म को जेनेटिकली यूज रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी, जिसको हम टर्मिनेटर सीड के रूप में जानते हैं। टर्मिनेटर सीड का मतलब क्या है कि जो सीड आपका डेवलप किया जाता है उससे फर्दर जो आने वाले समय के अंदर हमारी वैरायटी या जो सीड आपका डेवलप होगा, जैसे आपका बीटी कॉटन है, उससे अगर हमने कोई जनरेशन आपकी डेवलप कर ली, उससे हमने जो आपका उत्पादन लिया है, तो उसका बीज जो है ना वो दोबारा आपकी फसल को उत्पादन नहीं कर सकता। वो बीज आपका क्या होगा, स्टेराइल सीड होगा। उसको हम सुसाइडल सीड भी कह सकते हैं कि वो आने वाली जनरेशंस को बना नहीं पाएगा और मार्केट से किसान को नया बीज परचेज करना पड़ेगा। और इसके लिए आपका टर्मिनेटर सीड को एक ऑफिशियल नेम यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक यूज रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी। यानी कि एक बार जो जेनेटिकली आपका यूज्ड सीड है उसको दोबारा से आप लोग जो है यूज नहीं कर सकते हो, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, वो टर्मिनेट कर दिया गया है, वो एक सुसाइडल सीड है। तो ये हमारे लिए एक खतरा है, ये हमारे किसान के लिए खतरा है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए खतरा है। बाकी इस लेक्चर से आपने क्या सीखा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी यहां पर मैंने कोशिश की है कि एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से आपके समक्ष रख सकूं और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कई जगह से कलेक्ट करके आपके सामने रखा गया है। उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि सेशन कैसा लगा। बहुत मेहनत लगती है लेकिन आपका 1 मिनट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आने वाली वीडियोस में हम और इसी प्रकार के बेहतरीन टॉपिक आपके लिए कवर करेंगे, लेकिन इन टॉपिक्स को अच्छे से देखा करो, इन टॉपिक के ऊपर समय लगाया करो ताकि आप इन टॉपिक्स की एक गहन जानकारी ले सको। आज जो हमारा बच्चों का कहीं ना कहीं
एक प्रकार से किसी टॉपिक को जानने की जो कैपेबिलिटीज़ है, उत्सुकता है, वो लगातार कम होती जा रही है। हमारा जो किसी भी टॉपिक के ऊपर रुकने की या पढ़ने की जो क्षमता है, वो हमारी लगभग 8 सेकंड से भी कम हो चुकी है। यानी कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को 8 या 10 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं देखते हैं। लेकिन अगर आप इतना समय देकर इस टॉपिक को देख पाए हो, तो डेफिनेटली आप एक बहुत बेहतरीन पर्सन हो, और ये आप उन लोगों से अलग हो जो आज प्रेजेंट टाइम के अंदर लगातार अपना इंटरेस्ट किसी भी पढ़ाई के अंदर खोते चले जा रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि मेरा ही सेशन, लेकिन अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन देखते हो, पढ़ाई के लिए समय निकालते हो, तो आप वाकई में काफ़ी लोगों से अलग हो, काफ़ी लोगों से डिफरेंट हो। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा, और भी इसी प्रकार के सेशंस के लिए हमें फॉलो कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।